चलिए देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग की अगर क्लास है हमारी, बोलने की जहाँ तक बात है, तो हमारे 5th डे में आज 5वां दिन है और इस क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कहा गया है। प्रैक्टिस जो है हर किसी को पूर्ण बनाता है। ठीक है, और दूसरी बात, स्पीकिंग कम्स बाई स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। ठीक है, करेक्ट? ओके, चलिए तो देखिए, शुरुआत में जब आप लेटर सीख लेते हैं, वर्ड सीख लेते हैं, उसके बाद में सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। सेंटेंस के पार्ट भी बता दिया गया। सेंटेंस 2 पार्ट हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट में क्या क्या है वो भी देखिए, वीडियो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में डाल दिया गया है। लेकिन 5वां बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर ये आप समझ लेंगे तो आपको शुरुआत में जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जो ज़्यादा हम डेली यूज सेंटेंसेस बनाते हैं, वो हम आज सिखाने जा रहे हैं। यानी ज़्यादातर हम कौन कौन सेंटेंसेस बोलते हैं हमारी आम बोलचाल की भाषा में, डेली हमारी लाइफ में कितने प्रकार के सेंटेंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें देखिए मैंने ग्रुप बना दिया है। ग्रुप ए आपका है, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। ठीक है, जो टेंस हम लोग बनाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एक्शन वर्ब वाले, वो अलग हैं। इसमें हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि स्टार्ट में हम इसके पार्ट बनाएंगे। एक तो पार्ट 1 आज का है, उसके बाद पार्ट जो डे होगा, यानी डे 6th वाले में या 7th वाले में, वो हम अगला समझाएंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि डे 1, डे 2, डे 3, जितना भी डे 10 तक आपको लगातार 10 दिन तक का वीडियो क्लियरली देखना। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ में। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इतने कैटेगरी होती है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रकार से, 8 टाइप से आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। यानी सेंटेंस का टाइप्स क्या होता है, 8 टाइप्स का। 8 प्रकार के सेंटेंस हम यहां सीख रहे हैं। पहला देखिए, जब हम किसी को, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, उसमें आग्रह प्रकट होता है ना, रिक्वेस्ट प्रकट की जाती है। किसी के लिए हम लोग इनविटेशन देते हैं, उसे आमंत्रित करते हैं, या हम उसे सलाह मशविरा देते हैं, है ना। ठीक है, रिक्वेस्ट प्रकट होती है, इनविटेशन दिया जाता है, ठीक, कोई चीज़ ऑफर किया जाता है, और उसके बाद में सजेशन दिया जाता है या एडवाइस दी जाती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें इसमें हम, इतने प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप आज समझेंगे कि इतने टाइप का इंपरेटिव सेंटेंस होता है, एक वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा। बहुत बारीकी समझिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में इतने प्रकार की चीज़ें निकलती हैं। देखिए पहला है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो दरवाज़ा खोलो का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या झलक रहा है, इसमें कौन सा एक्सप्रेशन एक्सप्रेस हो रहा है, या तो इसमें ऑर्डर प्रकट हो रहा है, दरवाज़ा खोलो। अभी कोई प्यार से थोड़ी बोलेगा, अगर बोलेगा दरवाज़ा खोलो तो इसका मतलब है कि वो लठमार भाषा बोल रहा है, उसमें प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है, विनम्रता नहीं है। और विनम्रता के बिना अगर कोई सेंटेंस है तो वो क्या बोला जाएगा, तो ऑर्डर दे रहा है या तो आपको सजेशन दे रहा है। अगर वहीं पर होता प्लीज ओपन द डोर तो क्या हो जाता, कृपया दरवाजा खोलो, तो इसमें क्या हो जाता, हाँ, इसमें रिक्वेस्ट आ जाती। करेक्ट, प्लीज ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, कृपया दरवाजा खोलिए। तो इंग्लिश में देखिए सॉरी, थैंक यू और प्लीज, ये 3 शिष्टाचार के लिए, कर्टजी के लिए हमारे 3 वर्ड है जो अंग्रेज लोग बहुत इस्तेमाल किए। ठीक है, सॉरी, थैंक यू और प्लीज। अब आपको ध्यान देना कि सॉरी और एक्सक्यूज मी, ये 2 वर्ड है ना, क्षमा मांगने के लिए। तो कब सॉरी बोला जाता है और कब एक्सक्यूज मी बोला जाता है, ध्यान दीजिए। सॉरी वहां पर बोला जाएगा जहां पर हमसे खुद गलती हुई है, आई एम सॉरी, मतलब खुद से गलती हुई है और उस गलती का एहसास करने के लिए लोग सॉरी बोलते हैं। और एक्सक्यूज मी कब बोलते हैं, उसका मतलब होता है क्षमा कीजिए, माफ कीजिएगा। तो एक्सक्यूज मी वहां बोलते हैं जब हम दूसरे का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, या मान लीजिए 2-4 लोग खड़े हैं, उनके बीच से हमको गुजरना है तो हम एक्सक्यूज मी करके बोल देंगे, जिसका मतलब है कि माफ कीजिए, मैं आपको दखल दे रहा हूं। जब आप किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को प्रॉब्लम में डालते हैं, या मान लीजिए तुम्हारा काम बनने वाला लेकिन सामने वाले को थोड़ा सा तकलीफ होगी या उसको प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी का मतलब ये होता है क्षमा करो, और सॉरी का मतलब ये होता है माफ करो, क्षमा करो। लेकिन सॉरी में क्या होता है, जब खुद की गलती होती है तो माफी मांगने के लिए सॉरी बोलते हैं। और एक्सक्यूज मी कब बोलते हैं, जब सामने वाले को हम थोड़ा सा तकलीफ देकर अपना काम बनाना चाहते हैं, है ना। चलिए ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो इसी में ये आपका उसी में आता है, ये इंपरेटिव में ही तो आएगा, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, जो चीजें हैं सब ये इसको कर्टजी बोलते हैं हम लोग, शिष्टाचार, है ना, उसको शिष्टाचार बोलते हैं, एटिकेट इंग्लिश में। तो ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलो। अब इससे 2 चीज झलक रही है, या तो ऑर्डर दे रहा है कोई, या तो सजेशन दे रहा है कि दरवाजा खोलिए, सुझाव दे रहा है, या तो ऑर्डर दे रहा नहीं है, आप हमारा आदेश है, उसमें कोई आदेश कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। कम हियर, यहाँ आइए, इसका मतलब आदेश दे रहा है या तो सुझाव दे रहा है हमें। सलाह, सुझाव और सलाह दोनों बराबर होते हैं। सलाह कब होगा,
यानी एडवाइस कब होगी? जब कोई नैतिक कर्तव्य होगा या हमारे फायदे की बात होगी और सामने वाला हमें समझा रहा है, तो क्या होगा? वो सलाह होगा, उसको हम लोग एडवाइस बोलेंगे। सजेशन और एडवाइस दोनों बिल्कुल मिले जुले हैं ना। सुझाव देना, सलाह देना, दोनों में फर्क है। सुझाव का मतलब होता है कि आपको ये बताएगा कि इस काम को आप कर लीजिए, बस इतना सा। एक सलाह दे रहा है ना, सुझाव दे रहा है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। सुझाव का मतलब आप इस काम को कर लीजिए, मैं आपको हल्का सा काम करने के लिए बोलो, भाई इस काम को इस तरह से कर लीजिए, मतलब निर्देश और आदेश वाला मामला आ गया। आपको निर्देश देगा, ठीक है, जैसे कोई कुछ करके बताए भैया इसको ऐसे किया जाता है, तो निर्देश हो गया। और आपको खुद काम करना है तो वो आदेश हो गया। तो इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर में ये फर्क है। उसी प्रकार से हमारा एडवाइस और सजेशन में फर्क है। सजेशन मतलब एक सुझाव देना आपको होता है कि ये काम आप इस तरह से कर लीजिए, ये सुझाव है। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, सुझाव हो गया कि भाई हमें कोई सुझाव दे रहा है कि दरवाजा खोल दो। या ओपन द डोर का मतलब हो गया ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है कि दरवाजा खोलिए, दो चीज हो गया। लेकिन उसमें एडवाइस नहीं झलक रही है। एडवाइस माने सलाह। सलाह का मतलब कोई नैतिक कर्तव्य हमारे फायदे की बात हो, जैसे कि आपको सुबह टहलने जाना चाहिए, आपको सही समय पर स्कूल आना चाहिए, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे होता नहीं कि नो स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए आपको, है ना। यू शुड नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये इंपरेटिव सेंटेंस में ही आता है ना। तो देखिए ओपन द डोर, और क्या हो सकता है? कम हियर, यहाँ आइए। और प्लीज कम हियर क्या हो जाएगा? हाँ, रिक्वेस्ट में आएगा, आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है प्लीज कम हियर। और दूसरा क्या हो सकता है? कोई भी काम करने के लिए, रीड दिस आर्टिकल लाइक दिस वे, इसका आर्टिकल को इस तरह से पढ़िए, मतलब कोई चीज आपको बता रहा है करने के लिए व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा? सुझाव। अगर प्लीज लग गया तो रिक्वेस्ट। अब आपको उसमें देखना है ध्यान से कि किसमें रिक्वेस्ट आ रही है, किसमें जो है आपका, हाँ, किसमें सजेशन आ रहा है, किसमें एडवाइस आ रही है। तो देखिए डोंट ओपन द डोर, ओपन द डोर, उसके बाद डोंट ओपन द डोर, तीसरा आपका प्लीज ओपन द डोर, चौथा है ऑलवेज ओपन द डोर, और पांचवा है नेवर ओपन द डोर। फिर इसके बाद है स्टार्ट ओपनिंग द डोर। ये इतने टाइप के सेंटेंस हैं, इसमें हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। देखिए ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, अब आदेश या सुझाव है, ऑर्डर या सजेशन। डोंट ओपन द डोर, इसमें मनाही है, इसमें प्रोहिबिशन है ना, प्रोहिबिशन है, मनाही है। वो बोल रहा है कि इसको मत करो, रेस्ट्रिक्शन है इसमें कि ऐसा ना किया जाए। उसके बाद प्लीज ओपन द डोर, अब इसमें रिक्वेस्ट है कि कृपया दरवाजा खोलिए। फिर अगला है ऑलवेज ओपन द डोर, दरवाजा हमेशा खोलिए। और नेवर ओपन द डोर, दरवाजा कभी मत खोलिए। ठीक है, ये प्रकार, इस प्रकार के आते हैं सेंटेंस। उसके बाद अगला इसका रूप है स्टार्ट ओपनिंग द डोर। अब आपको ध्यान देना कि स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है, स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है कि स्टार्ट के साथ में अगर लगाएंगे तो हम उसमें आईएनजी का यूज करेंगे, अगली वर्ब जो हमारी आएगी, है ना, जीरंट। स्टार्ट ओपनिंग द डोर, दरवाजा स्टार्ट कीजिए, खोलना, यानी दरवाजा खोलना शुरू कीजिए। ठीक है, अगला है वुड यू गिव मी योर पेन, वुड यू गिव मी योर पेन। अगर वुड यू या कुड यू से कोई भी सेंटेंस बनता है और उसमें यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज मांग रहा है, एक फेवर मांग रहा है, ठीक है, और वो उसको फायदा होने वाला है, वो हेल्प के रूप में आपसे कोई क्वेश्चन करता है, तो ये मत सोचे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये क्या है? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे आपसे पूछे कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, कुड यू टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल प्लीज, क्या आप मुझे हॉस्पिटल का रास्ता बताएंगे, रेलवे स्टेशन का रास्ता बताएंगे। तो उसमें क्या हो रहा है? वो क्वेश्चन नहीं कर रहा बल्कि आपसे आग्रह कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है। ये आपको ध्यान देना है। तो प्रश्न जब बनेगा ना, तो प्रश्नवाचक जब सेंटेंस बनेगा कुड यू या वुड यू से, और आगे कुछ ऐसा लिखा होगा कि उसमें वो फेवर मांग रहा है, हमसे हेल्प मांग रहा है, ठीक है, हमारी मदद मांग रहा है, तो समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बल्कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और इस तरह से भी हम किसी से अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन बना करके भी। जैसे वुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे, अपनी पेन देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मुझसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज गिव मी योर पेन। फिर अगला है कुड यू गिव मी योर पेन या प्लीज गिव मी योर पेन, तो प्लीज की जगह पर ही वुड या कुड का हम यूज कर लेंगे, ठीक है, उससे भी हम आग्रह प्रकट कर सकते हैं। ये हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत जरूरी है, शॉर्ट में मैंने बताया है। ठीक, इस पर हम लोग एक सीरीज बनाएंगे, हम आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, बाद में भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे इसके बारे में, बहुत सारा हो सकता है। तमाम चीज इंपरेटिव सेंटेंस शुरुआत कब कैसे होती है? वर्ब से होती है, सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। क्योंकि जब हम कहते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो किसके लिए कह रहे हैं? सामने वाले के लिए, कि दरवाजा खोलो। तो इसमें सामने वाले को नहीं बोला जाता, यू, इसमें यू होता है ना, सामने वाला कौन है? यू। उसी से तो कह रहे हैं हम लोग यू ओपन द डोर, लेकिन यू बोला नहीं जाता, यू अंडरस्टूड पॉइंट है, पता लगता है सामने वाला यू ही है जिससे हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपन द डोर। ठीक है,
प्लीज़ आस्क हिम टू कॉल मी बैक, उससे कह देना मुझे फ़ोन कर लेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। राइट इट, है ना, राइट इट नाउ, इसे अभी लिखो। रीड इट जस्ट, इसे अभी पढ़ लो। तो जब हम मेन वर्ब से चालू करते हैं, शुरू करते हैं सेंटेंस बनाना, तो ये हमारा किस में जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, आदेशात्मक वाक्य इसे बोलते हैं हम लोग। इंपरेटिव सेंटेंस क्या बोलते हैं हम लोग? आज्ञार्थक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, अब अगला देखिए, इसको मिटा देंगे हम लोग, ये आपको समझ में आएगा। तो आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, है ना। चलो कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं, इसके बाद अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं। यहां पर है, चलिए हम क्या करते हैं, यहां आइए तो क्या होगा? कम हेयर। ठीक है, यहां मत आइए, डोंट कम हेयर। कृपया यहां आइए, प्लीज कम हेयर। ठीक है, आप यहां हमेशा आइए, ऑलवेज कम हेयर। यहां आप कभी मत आइए। इस तरह सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आपको बोलना आ जाएगा। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए, इसे कीजिए तो क्या होगा? डू इट। इसे मत कीजिए, डोंट डू इट। कृपया इसे कीजिए, प्लीज डू इट। इसे हमेशा कीजिए, ऑलवेज डू इट। इसे कभी मत कीजिए, नेवर डू इट। ठीक है, और इसे करना शुरू कीजिए, हाँ, स्टार्ट डूइंग इट। स्टार्ट के बाद में टू डू नहीं लगाएंगे, टू डू नहीं, हमारा इन्फिनेटिव नहीं लगेगा, है ना। जब दो क्रिया एक साथ आती हैं तो पहला तो आपका देखिए इस तरह से होता है, दूसरे वाले में क्या हो जाता है? दूसरे वाला हमारा या तो इन्फिनेटिव होता है, मेन वर्ब से पहले टू लगता है, या उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं तो जीरन बन जाता है ना, जिसका मतलब ना नी ने निकलता है। स्टार्ट ओपनिंग यानी खोलना शुरू कीजिए, वैसे ही करना शुरू कीजिए क्या होगा? स्टार्ट डूइंग। लिखना शुरू कीजिए, स्टार्ट राइटिंग। चलना शुरू कीजिए, स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट मूविंग। ठीक है, ऐसा। तो इस तरह से स्टार्ट वाले सेंटेंस से, स्टार्ट के तुरंत बाद में हम लोग कोई भी मेन वर्ब लेंगे तो उसमें आईएनजी का यूज हम करेंगे। चलिए ठीक है, दो चार सेंटेंस और सीख लेते हैं। अब देखिए अगला है, वुड यू गिव मी योर पेन? कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए, इसका मतलब है, मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है कि आप मुझे अपनी कलम देंगे, इसका मतलब है कि मुझे अपनी कलम आप दीजिए, आपकी सहमति चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या देंगे हम लोग? इसका आंसर दे सकते हैं यस प्लीज, या माई प्लीजर, मुझे खुशी होगी, है ना। विद ग्रेट प्लीजर, विद ग्रेट प्लीज, ऐसा भी कर सकते हैं। तो खैर वो तो अलग बात है। चलिए एक सेंटेंस और करते हैं, कोई भी। कौन सेंटेंस चूज करेंगे आप लोग? इंपरेटिव सेंटेंस का कौन सा? कॉल द मैनेजर, मैनेजर को बुलाइए। कॉल द मैनेजर तो क्या हो जाएगा? कॉल द मैनेजर, कॉल मीन्स बुलाइए, मेन वर्ब पहले आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट यू है, यानी आप मैनेजर को बुलाइए। तो कॉल द मैनेजर कहिए, यू कॉल द मैनेजर नहीं पढ़ेंगे, कॉल द मैनेजर। मैनेजर को मत बुलाइए, क्या होगा? डोंट कॉल द मैनेजर। कृपया मैनेजर बुलाइए, हाँ, हमेशा मैनेजर बुलाइए, ऑलवेज कॉल द मैनेजर। मैनेजर को कभी मत बुलाइए, नेवर कॉल द मैनेजर। और मैनेजर को बुलाना शुरू कीजिए, हाँ, अब लिखना शुरू कीजिए, नाउ स्टार्ट राइटिंग नाउ, या नाउ स्टार्ट राइटिंग, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब इसमें जैसे वुड यू गिव मी योर पेन, चलो एक दो क्वेश्चन आपसे करते हैं ऐसे। एम्प्रेटिव वाले, क्या मुझे आप कुछ पैसे देंगे? वेरी गुड, वुड यू गिव मी सम मनी। ठीक है, कुछ पैसे देंगे क्या? अब आपको ध्यान देना है समथिंग और एनीथिंग में क्या फर्क होता है। समथिंग माने कुछ होता है और एनीथिंग माने कुछ भी होता है, इतना फर्क है। समथिंग माने कुछ और एनीथिंग माने कुछ भी। जैसे गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दीजिए, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे? यू कैन टेक एनीथिंग, आप कुछ भी ले सकते हैं, ले लो यार, कुछ भी खा लो, टेक वॉट एवर यू लाइक, है ना, ले लो जो तुम्हें पसंद आता है। तो क्या बोलेंगे? टेक समथिंग टू ईट कि टेक एनीथिंग? हाँ, टेक एनीथिंग, कुछ भी ले लो। तो कुछ भी के लिए एनीथिंग होगा और कुछ के लिए समथिंग होगा। चलो ठीक है, इसको हम एरेज करते हैं और सेंटेंस आगे बनाते हैं। ध्यान रखना है, ये फिनिश्ड। तो पहला पड़ाव हमारा क्या था? पहला हमारा था इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि मैंने आपको एक नॉर्मल सा एक प्रैक्टिस कराई है। ऐसे में कई वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, हमको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और एक बात ध्यान देना है, इंग्लिश बोलने से ही आता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यस दिस इज द वे टू लर्न एनी लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या करना है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनो और बोलो। ठीक है, ये बेहद जरूरी कार्य है। चलिए आगे देखते हैं। अब बी सेक्शन हमारा क्या है? टू बी और टू हैव, ये आपको दोनों एक साथ पढ़ना है। टू बी क्रिया,
बी माने होना, ठीक है, टू बी क्रिया। टू बी क्रिया को हम लोग लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। लिंकिंग वर्ब कौन सा काम करती है? एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन से जोड़ती है, यानी लिंक करती है, जोड़ती है। जैसे आई एम राम, मैं राम हूं, तो सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट होता है ना। तो इज एम आर वाज वर किस में आता ज्यादातर? प्रेजेंट में इज एम आर वाज वर। सिंपल सिंपल। पास्ट भी होता है इज एम आर वाज वर का, देखो इज एम आर प्रेजेंट टेंस में हो गया, पास्ट में हो गया वाज वर। अब जिसमें इज एम लगा है उसमें क्या लगेगा? वॉज। और जिसमें वर लगा है, आर लगा, जिसमें ए आर ई आर, तो आर के साथ क्या लगेगा? वॉर। लेकिन इसका उच्चारण करते समय हम लोग रा नहीं बोलते हैं, अंग्रेज लोग रा नहीं बोलते, ठीक है, हल्का सा रा बोलेंगे अगर बोलना है तो। अभी से आदत डालो सीखने की। वॉर, वॉ बोलेंगे, वॉर, ऐसा। जैसे यू आर वेलकम है तो क्या बोलते हैं? यो वेलकम, यो वेलकम, नहीं तो यू वेलकम, यू वेलकम बोल सकते। योर बोलने की जरूरत नहीं, यू वेलकम, आपका स्वागत है। आर बोलने की जरूरत नहीं, अंग्रेज लोग आर नहीं बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर मैंने कुछ शब्द लिखा है यहाँ पर, जैसे लिखा है यहाँ पर, ये है सिस्टर, आगे है मदर, उसके बाद में है फादर, उसके बाद में यस टीचर, टीचर हो गया, आगे इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर बहुत अच्छा, आज ये हेल्प नहीं कर रहा, व्हाइट बोर्ड होता तो बेहतर था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आप, ठीक है, वॉइस से पकड़ लेंगे आप लोग। देखो सिस्टर, मदर, फादर, टीचर, इंस्पेक्टर, ट्रैक्टर, टमाटर, कुछ भी, ठीक है। तो अंत में देखिए जो आर आ रहा ना, अंत में आर, इस आर को ना बोलिए तो बेहतर है, या बहुत हल्का टच दीजिए, जिस प्रकार अंग्रेज लोग बोलते हैं। कैसे? सिस्टर, हेलो सिस्टर, 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 हल्का सा, हेलो सिस्टर, हेलो मदर, हेलो फादर, ठीक है, हेलो टीचर, हाय टीचर, ठीक है। अगला इंस्पेक्टर, 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 हम लोग इंस्पेक्टर नहीं बोलेंगे ऐसा करके। जैसे माई नहीं बोलेंगे, माय बोलेंगे, माय, दिस इज माय क्लास, ये मेरी क्लास है, ठीक है। और आई नहीं बोलेंगे, आई को, जो आई बोलते हैं ना, आई, आई मीन्स मैं, तो आई नहीं, आय, आय बोलते हैं। ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस वाली क्लास में बहुत ज़रूरी है सीखना। जो माइनर पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बेहद ज़रूरी होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। एक और बात बताऊं, आपको कैसे पता लगेगा कि इज एम आर वाज वर किस में लगता है? तो आपने पहले पता कर लिया किसमें? जिसमें देखिए, ये तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। सब्जेक्ट में हमने पढ़ लिया, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर में क्या होता है? ही, शी, इट, हाँ, नेम या नेमी, किसी का नेम, ये हो गया। या एक ही व्यक्ति या वस्तु कोई है, कोई एक चीज है तो भी होगा, मान लो यहां पर होगी पेन, कोई एक चीज, ये होता है हमारा सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर के साथ में क्या लगता है? इज, ठीक है, इज। अब इसी इज के साथ क्या लगेगा? हाँ, पास्ट टेंस में WAS वॉज, और प्रेजेंट में एक हैज भी लगता है, HAS। ये मैंने साइड में लिख दिया, आपको ध्यान देना है। जिसमें लास्ट में एस लगा हुआ, एस एस एस, ये देखना, इज, वॉज, हैज, ये ध्यान दो कि आपको प्रेजेंट की जो तीन वर्ब है ना, इज, एम आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड, ये तीन कैटेगरी है ना। टू बी क्रिया की हम लोग तीन कैटेगरी रख रहे हैं, इज, एम आर, वाज वर और हैज, हैव, हैड। इसमें तो हम क्या करेंगे? इज, एम आर में इज जो लगेगा, एस जो लास्ट में लगा है, ये इन्हीं ही, सीट या नेम के साथ में लगेगा, इज। और पास्ट में इनके साथ में वॉज लगेगा, अंत में एस देखो लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में कोई चीज़ होना अगर आता है कि मेरे पास कलम है, मेरे पास किताब है, मेरे पास घर है, हैज, हैव, हैड वाली जो लगती है हमारी वर्ब ना, उसमें क्या लगेगा? एस लास्ट में। तो जिसमें एस लगा हुआ है उनके साथ ही, शी, इट, नेम या कोई एक व्यक्ति या वस्तु लगेगा। तो ये हमको क्लियर हो गया किसमें लगेगा। ये छोटी सी चीज़ थी, चलिए इसको फिनिश करते हैं। अब देखिए, आपको ध्यान देना क्या है मौके पर, इज, एम आर, वाज वर, विल बी, ये पहला टू बी क्रिया। देखो टू बी क्रिया कुछ होना, टू बी का मतलब कुछ होना। जैसे शी इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो वो क्या है? एक डॉक्टर है, तो वो कुछ है। अब उस है में क्या होता है? उसकी विशेषता बताई जाती है, उसकी क्वालिटी बताई जाती है, उसकी दशा बताई जाती है, उसकी दशा बताई जाती है। वो क्या है? मैं बीमार हूं, आई एम सिक, आई एम इल। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, ठीक है। मैं उदास हूं, आई एम सैड। मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप इज, एम आर का यूज करेंगे। टू बी मीन्स होना, तो जो होना है ना, वो होना आपकी दशा बताता है।
किस दशा में आप हैं, वो आपकी विशेषता बताता है। सब्जेक्ट की दशा बताएगा या सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा। तो सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले या सब्जेक्ट की दशा बताने वाले सेंटेंस जो होते हैं उसमें टू बी क्रिया का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस बना रहा हूं, देखिए लिखा है यहां पर यू आर इल, आप बीमार हैं। ठीक है, फिर लिखा हमने आई एम हैप्पी। ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। और भी सेंटेंस लिख सकते हैं, ही इज रिच, RICH, रिच, वो अमीर है। और भी मैं कर सकता हूं, दे आर प्लेयर। ठीक है, दे आर प्लेयर। अब ये सब क्या है ना, ये सब कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस हैं। सेंटेंस दो टाइप होते हैं, एक तो एक्शन वर्ब वाले होते हैं जिसमें हम लोग किसी एक्शन वर्ब का अध्ययन करते हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं नहाता हूं, मैं धोता हूं, मैं मारता हूं। ठीक है, ये सब क्या है, ये एक्शन वर्ब वाले, जिसमें क्या पहचान होती है, हिंदी में ना करके आता, खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, सोना, सब ये सब। तो उसकी 5 फॉर्म होती है ना, एक V1 होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक V सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म V2 यानी, और V3 माने वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फोर्थ फॉर्म में ING लगता है। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म में S या ES लगता है। लेकिन हम नॉर्मली 3 फॉर्म का ही अध्ययन करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वो वाले एक्शन वर्ब होती हैं, उनका हम अध्ययन जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जब करते हैं तो आपको टेंस पढ़ना पड़ता है, वो तो मालूम ही है ना। लेकिन यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं मौके पर टू बी क्रिया में, इसमें हम प्रेजेंट टेंस में अपने सब्जेक्ट की दशा बता रहे हैं या उसकी विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। अब देखिए, यू आर इल, आप बीमार हैं, तो बीमार कौन है, यू, तो यू जो है हमारा सब्जेक्ट है। अब इसकी विशेषता क्या है, बीमार होना, है ना। तो ये हमारी सब्जेक्ट की विशेषता जो है, विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, वर्ब के बाद लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जो सब्जेक्ट की विशेषता बताए, सब्जेक्ट की दशा बताए कि सब्जेक्ट क्या है, किस दशा में है, उसकी पहचान क्या है। सब्जेक्ट की पहचान कराने वाला जो शब्द होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। यू आर इल, आप बीमार हैं। अब बीमार कौन है, आप। अब आप क्या हैं, तो आपकी विशेषता बता रहा है, आपकी पहचान करवा रहा है। जैसे नीचे मैंने क्या लिखा, दे आर है प्लेयर, दे आर प्लेयर्स, वे प्लेयर्स वो खिलाड़ी हैं, तो उनकी क्या पहचान है, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी शब्द क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये विशेषता बताने वाला शब्द है, पहचान कराने वाला शब्द है, जो हमारे सब्जेक्ट की पहचान कराता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। अधिकतर हमारे सब्जेक्ट्स नाउन प्रोनाउन होंगे, या तो कोई वर्ब होगी। जैसे स्मोकिंग इज बैड हैबिट, स्मोकिंग बैड हैबिट, अब स्मोकिंग हो गया, ING लगा दिया। ठीक है, और क्या हो सकता है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग या वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड एक्सरसाइज, एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो वॉकिंग से हमने बनाया, है ना। तो इस तरह से वर्ब भी हमारी सब्जेक्ट होती है। तो सब्जेक्ट में कोई नाउन प्रोनाउन या कोई वर्ब हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट देखिए प्रोनाउन है। अब आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो खुश, खुश क्या है, विशेषता है ना, एडजेक्टिव है, वो किसकी विशेषता बता रहा, सब्जेक्ट की। तो ये हो गया एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन से जो वर्ब हमारी जोड़ती है, वो होती है लिंकिंग वर्ब, उसी को हम लोग बोलते हैं टू बी वर्ब, टू बी क्रिया। अब यहां पर यू को, यू क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, और इल क्या है, हाँ, इल माने बीमार, ये विशेषता है। एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन से जोड़ती है। अगला देखिए, आई एम हैप्पी, हैप्पी माने खुश होना। अब इन दोनों को जोड़ रहा है एम, इन दोनों को जोड़ रहा है आर, उसके बाद ही इज रिच, वो बीमार है, वो अमीर है, ही इज रिच। तो रिच क्या है, अमीर, कॉमन नाउन तुम्हारा है, और ही क्या है, ये प्रोनाउन है। तो एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन से जोड़ने वाली क्रिया को हम लोग लिंकिंग वर्ब या टू बी वर्ब कहते हैं। अब इसको देखो हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे स्टडी करेंगे। यू आर इल, ये देखिए यहाँ पर यू आर इल, इतना तो सबको नॉर्मल मालूम है ना कि EJMR किसके साथ लगता है, ही शी इट या नाम के साथ, इज आई के साथ में, जिनको आप लोग आई बोलेंगे, आई नहीं बोलेंगे, आई के साथ एम, बाकी वी यू दे, वी यू दे, और एक से अधिक कोई चीज होगी, कोई वस्तु होगी, व्यक्त होंगे तो आर लगेगा। प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में EJMR लगता है। ठीक है, तो तीनों मैंने लिखा है, यहाँ पर इज है, आर है, एम है, आर है, यानी EJMR तीनों है। ठीक है, तो प्रेजेंट में EJMR, जैसे ये ले लिया यू आर इल, यू आर इल, ये प्रेजेंट हो गया। आप बीमार थे, पास्ट में क्या होगा, यू वर इल। अब आपको क्या करना, जहां पर भूल अगर जाए तो जिसमें ARE, देखिए RE इसमें भी लास्ट में लगा है, और वर में भी WERE लास्ट में लगा हुआ है। तो आपको ध्यान देना, जिसके साथ RE लगा है उसके साथ पास में RE वाली वर्ब लगेगी।
तो यू आर इल, ये बीमार, आप बीमार हैं, प्रेजेंट हो गया। पास्ट क्या होगा, यू वर इल, आप बीमार थे। और फ्यूचर में क्या होगा, यू विल बी इल, ठीक है, यू विल बी इल, आप बीमार होंगे। चलो अगला ले लेते हैं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तो आई वॉज हैप्पी पास्ट में, और आई विल बी हैप्पी। अब आप बोलेंगे कि आई के साथ में शैल लगता है, आई और बी के साथ शैल लगता है, मैं विल क्यों लगा रहा हूं? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट इंग्लिश में बहुत समय से ही, काफ़ी समय हो गया, अंग्रेज़ों ने शैल को निकाल दिया है। स्पीकिंग वाले जो लहजे की बात है, स्पीकिंग में आई और बी में शैल नहीं लगाया जाता है, बल्कि सबके साथ अब विल ही लगता है। लेकिन पुरानी किताबों में और एकेडमी जो पढ़ाई हो रही हमारे यहाँ पर स्कूल में, वो स्टैंडर्ड वही पुराना अभी भी चल रहा है कि आई बी के साथ में शैल लगता है, बाकी सबके साथ में विल लगता है। तो आपको ध्यान देना, बोलने में तो आपको हमेशा आई विल, हर जगह पर विल लगाओ। आई वी यू दे ही शी टेन, आप सबके साथ विल का यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मॉडर्न बन जाइए, पुराने रूल पर नहीं चलना है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को हमको मीनिंग की जगह पर फीलिंग से समझना पड़ना है, ठीक है, फीलिंग से हम लोग समझेंगे। देखिए, तो आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। ही इज रिच, ही इज रिच प्रेजेंट में, ही वॉज रिच और ही विल बी रिच फ्यूचर में, वो अमीर होगा। फिर आगे देखिए, दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। दे वर प्लेयर्स, वो खिलाड़ी थे। दे विल बी प्लेयर्स, वो खिलाड़ी होंगे। तो ये आपका हो गया टू बी क्रिया के निकल गया, ये क्लियर हो गया। अब आगे कैन, कुड, विल बी, एबल टू, मतलब ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ 20 ABCD में 4 ग्रुप में, इतना अगर आ गया तो समझिए बहुत कुछ आ गया आपको, ठीक है। शुरुआत में इतना आना बेहद जरूरी है, इतना सीख लेंगे तो लगभग सेंटेंस बनाना आपको चालू हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो देखिए दूसरा है कैन, कुड, विल बी, एबल टू। अब कैन क्या बताता है, कैन हमारी एबिलिटी बताता है, योग्यता, ठीक है। कैपेसिटी बताता, हमारी क्षमता बताता, किसी काम को करने के सामर्थ्य बताता है। और पावर बताता, शक्ति बताता है, ठीक है। तो कैन क्या बताता है, पावर, कैपेसिटी यानी शक्ति या सामर्थ्य बताता है, या एबिलिटी माने योग्यता या क्षमता बताता, ठीक है। हो गया क्लियर। तो देखिए, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, पहला सेंटेंस होगा यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं। यू कैन राइट दिस लेटर, आप इस लेटर को लिख सकते हैं। पास्ट में क्या होगा, यू कुड राइट दिस लेटर, आप इस पत्र को लिख सकते थे। अब ध्यान दो, कुड में सकते थे, सके या पाए, पाया पास्ट में। तुम ये पत्र लिख सके, तुम ये पत्र लिख सकते थे, या तुम ये पत्र लिख पाए, ठीक है। यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं। यू कुड लिफ्ट दिस बॉक्स का मतलब आप इस बॉक्स को उठा सकते थे, उठा सके, उठा पाए। आप इस बॉक्स को उठा सकते थे, उठा सके या उठा पाए। और अगला क्या कर सकते हैं, तुम वहां जा सके, तो यू कैन गो देयर, आप वहां जा सकते हैं। यू कुड गो देयर, आप वहां जा सकते थे, या वहां जा सके, या वहां जा पाए। ये आपको करना है, पाए के लिए भी लगाना है। आगे देखिए, विल बी एबल टू, विल बी एबल टू मतलब क्या होता है, विल माने विल बी होंगे, एबल माने योग्य या सक्षम। अब टू के बाद जो भी आप करने में सक्षम होंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर लगा देना है। जैसे आई विल बी एबल टू गो, मैं जा पाऊंगा, मैं जाने में सक्षम हो पाऊंगा, इसका मतलब होगा मैं जा सकूंगा। अब सकेंगे, सकेगी, सकूंगा के लिए भी यही लगता है, ठीक है। या आप कुड का भी यूज कर सकते हैं, कैन का भी यूज कर सकते हैं। यू कुड बी एबल टू गो, आप ये जा सकेंगे। यू कुड बी एबल टू राइट दिस लेटर, आप इस पत्र को लिख सकेंगे। यू कुड बी एबल टू प्ले दिस मैच, आप इस मैच को खेल सकेंगे या खेल पाएंगे, ठीक है। तो ये कुड बी एबल टू भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और विल बी एबल टू भी लगा सकते हैं, सेंस में वही निकलेगा, ठीक है। हम कुड का भी यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जब फ्यूचर की कोई संभावना होती है उसमें कुड का यूज हम कर सकते हैं। आई कुड डू दिस वर्क, मतलब इस काम को मैं कर सकता हूं, ये संभावना में लगेगा, पॉसिबिलिटी में लगेगा, ठीक है। फिलहाल विल बी का प्रयोग करेंगे, बहुत बढ़िया होगा। चलिए कुछ सेंटेंस हम आपसे पूछते हैं कि मैं यह काम कर सकूंगा, कर सकूंगा क्या होगा, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क, ठीक है। क्या होगा, से लाउडली, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क मतलब क्या होगा, मैं इस काम को कर सकूंगा, मैं इस काम को कर पाऊंगा, है ना। चलो कुछ और बनाते हैं, मैं यहां आ सकूंगा तो क्या होगा, वेरी सिंपल सेंटेंस, आई विल बी एबल टू कम हेयर, मैं वहां जा सकूंगा, हाँ मैं वहां जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो देयर, ठीक है। और भी तमाम चीजें, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस खुद बनाइए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इट्स एनफ। फिर आगे देखिए, ये हो गया आपका। अब अगला आता है हमारा, देखा टू हैव,
टू हैव का मतलब होता है पास में कुछ होना, यहां पर टू बी का मतलब कुछ होना, यानी आप कुछ हैं, आपकी दशा, आप क्या हैं, ठीक है, आपकी पहचान, आपकी विशेषता। अब यहां पर टू हैव माने यानी यहां पर सब्जेक्ट कुछ होता है और यहां पर सब्जेक्ट के पास में कुछ होता है। जैसे कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। यू हैव ए कार, आपके पास एक कार है। शी हैज ए कार, उसके पास एक कार है। ही हैज ए कार, उसके पास कार है। इस तरह से तो क्या होता है, फिर वही फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्या, ही, शी, इट या नेम या एक से अधिक, एक सिंगल, एक से अधिक नहीं। ही, शी, इट या नेम, कोई सिंगल है तो क्या लगाएंगे, हैज। और प्लूरल है आई, बी, यू, दे या एक से अधिक है तो हैव। और पास्ट है तो दोनों के साथ में हैड, चाहे वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो, चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ में हैड लगता है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो, राम के पास कार है तो क्या होगा, राम हैज अ कार, राम हैज ए कार, ए लगाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि राम के पास एक कार है तो भी ए लगाना पड़ेगा। और अगर ये नहीं लिखा है कि राम के पास एक कार है, अगर ये बोल दिया जाए कि राम के पास कार है तो भी आपको ए लगाना है। उसका मतलब को क्या होता है, एक अपने आप से कोई एक कार है, क्योंकि हम नहीं जानते, हम इतना जानते हैं उसके पास कार है, लेकिन कौन सी कार है ये हमको नहीं पता। जब हमें ये नहीं पता है कि कौन सी कार है तो हम ए लगाते हैं, ठीक है। जैसे कोई शीला आई हैं, आप बोल सकते हैं सर कोई शीला आपसे मिलने आई है, तो कोई शीला आई है तो आप ए लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर आपको बताता नहीं कि नेम में कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता, दा राम, मतलब कि प्रॉपर नाउन के साथ में दा का यूज नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं होता नहीं, बताते हैं। जिसको हम विशेष रूप से जानते हैं या जिस पर हम ज़्यादा दबाव डालते, कोई फेमस चीज़ हो गई, द गंगा, द हिमालय, आपने पढ़ा होगा, कोई फेमस बुक है, कोई फेमस जगह है तो उसमें दा लगता है ना। तो यहाँ पर भी लगेगा। जैसे कोई अगर आ गया, मान लो कि एक कोई शीला आई है बुलाने आपको, ठीक है, तो ये शीला, कोई एक शीला आई है, शीला हैज़ कम टू मीट यू, आपसे कोई शीला आई है मिलने, आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और एन में आपने फ़र्क देखा होगा, ए एन वाले में ए कहाँ लगता है, एन किस में लगता है, ए एन कहाँ लगता है, वॉवेल के साथ में आपने देखा होगा एन लगता है ना। ए ई आई ओ यू जो वॉवेल है, वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन लगता है, और बाकी ए लगता है, तो वो एक के लिए लगता है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जिसको हम गिन सकते हैं उसमें आप ए एन का यूज करते हैं। और दा का यूज कहाँ करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। दा का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं। आई सा ए डॉक्टर, इसका मतलब मैंने एक डॉक्टर को देखा, या आई सा ए डॉक्टर, मैंने कोई एक डॉक्टर को देखा जिसे मैंने नहीं जाना पहचाना है। एक ए माने एक और ए माने कोई भी होता है। आई सा ए डॉक्टर माने मैंने किसी डॉक्टर को देखा। आई सा ए बर्ड, मैंने कोई चिड़िया देखी, ठीक है, उसका मतलब कोई भी हो जाता है ए माने। तो चलिए देखते हैं, ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, और उसके पास एक कार नहीं है तो क्या करेंगे, नो, हैज के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, ये बहुत गलत, कोई ऐसा पढ़ाता है तो गलत पढ़ाएगा, है ना। या तो करेंगे ही हैज़ नो कार, यस, ही हैज़ नो कार, या ही डज नॉट हैव ए कार, ही डज नॉट हैव ए कार, ठीक है, उसके पास कार नहीं है। तो आपको क्या करना है, डू डज वाला फॉर्मूला लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, ठीक है। ही हैज ए कार, अब ही शीट या नाम साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट, या तो सीधा जो है हैज के साथ में नो लगा दो, सबसे सिंपल फार्मूला है। उसके पास कार है, ही हैज ए कार, उसके पास कार नहीं है, ही हैज नो कार, या ही डज नॉट हैव ए कार, ठीक है। मेरे पास घर है, आई हैव ए, हाँ, छोटा घर है तो होम, बड़ा घर है तो हाउस होता है। छोटे घर को होम बोलते हैं, बड़े घर को हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो आई हैव ए हाउस, ठीक है, आई हैव ए हाउस, मेरे पास घर है। मेरे पास घर नहीं है तो आई हैव नो हाउस, यस, या आई डू नॉट हैव अ हाउस, आई डू नॉट हैव अ हाउस। ऐसे बहुत सारा बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, मेरे पास बुक है तो क्या होगा, आई हैव ए बुक, मेरे पास बुक नहीं है, आई हैव नो बुक, आई डू नॉट हैव अ बुक। कभी भी आपको ध्यान देना है, हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट नहीं करना है, पास में होने के लिए अगर आप कुछ बोलते हैं तो, ठीक है। अब इन दोनों का पास में हो जाएगा हैड, ठीक है। क्या होगा, उसके पास कार थी तो क्या होगा, ही हैड ए कार, और उसके पास कार नहीं थी, ही हैड नो कार, या ही डिड नॉट हैव, ऐसा पास में डिड लगेगा, ही डिड नॉट हैव, ध्यान से देना, आपको ध्यान से देखना है। ही हैड नो कार, ठीक है, या ही हैड नॉट मत लगाना, हैड नॉट नहीं, ही हैड नो कार या ही डिड नॉट हैव अ कार, ठीक है। मेरे पास बुक थी
आई हैड अ बुक, मेरे पास बुक नहीं थी। हाँ, या तो आई हैड नो बुक या आई डिड नॉट हैव अ बुक, इस तरह से आपको करना है। अब इसी में विल हैव, विल हैव में क्या होगा, इन दोनों के बीच में आपको नॉट लगाना है। जिनमें दो वर्ब होती हैं उनके बीच में नॉट लगता है, और जिनमें तीन वर्ब होती है साथ में से विल हैव बीन, तो उसमें पहले के बाद में ही नॉट लगेगा। सबसे सिंपल तरीका क्या है कि अगर दो तीन वर्ब हैं लगी हैं, कोई भी टेंस हो, तो पहले वर्ब के तुरंत बाद में ही नॉट का यूज हम करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादातर कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं होगी, हाँ, आई विल हैव नो कार, या तो होगा आई विल हैव नो कार या आई विल नॉट हैव अ कार, ठीक है। मेरे पास में क्या होगा, क्या बता सकते हैं, मेरे पास क्या होगा, घर होगा, कुछ और हो सकता है, सेंटेंस बोलिए क्या होगा। मेरे पास पैसे होंगे तो क्या कर सकते हैं, आई विल हैव मनी, आई विल हैव नो मनी, आई विल नॉट हैव, हाँ, आई विल नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे। विल नॉट हैव या विल हैव नो, ये आपको ध्यान देना है। चलिए ठीक है, आगे ये क्लियर हो गया। अब आगे 12 मॉडल्स में देखिए, आपको ध्यान देना है, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, उसके बाद में विल हैव टू, ठीक है। हैज़ टू हैव टू कब होता है, जब हम फोर्स्ड होते हैं, कोई काम करने के लिए मजबूर होते हैं, बाध्य होते हैं, कंपेल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका तरीका एक और बता दूं बेसिक से, कि जब आपको मान लो कोई काम बताना है कि मुझे कोई काम करना है या करना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए लगता है। जैसे मैं बताऊं मुझे लखनऊ जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा नॉर्मली, ठीक है। मान लो कोई दोस्त आप बुलाने आ गया, अब आप बुलाने आ गए, उसने बोला एक काम करो, चलो मेरे साथ में अयोध्या चलते हैं, तो आपको श्योर नहीं है, आप पक्का बताना नहीं चाहते कि मैं अयोध्या, मुझे काम है, आप बहाना करना चाह रहे हैं ना। अगर आप बोल देंगे कि मुझे नहीं जाना है या मुझे जाना है, उसने कहा चलो अयोध्या चलते हैं, आप बोलोगे मुझे लखनऊ जाना है, मैं अयोध्या नहीं चल सकूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है, तो कैसे करेंगे, आई हैव टू गो टू लखनऊ। अब हैव टू लगा करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैव टू गो, कहाँ, टू लखनऊ, मुझे लखनऊ जाना है या मुझे लखनऊ जाना पड़ता है। ये आपको बता रहा है कि आप बिल्कुल एकदम श्योर हैं और बिल्कुल पक्का है कि आप जाएंगे, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ आप बोल रहे हैं, कंफर्म है कि आप लखनऊ जाएंगे। तब आप बोलिए आई हैव टू गो टू लखनऊ, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे काम करना ही है या करना पड़ता है। और नॉर्मली बोलना है कि मुझे काम करना है, तो आई एम टू डू दिस वर्क। मान लो मैं तुम्हारे पास पहुंचा, बोलूं चलो यार मार्केट चलना है। अब अगर तुम बोलोगे कि आई एम टू गो टू फील्ड, मुझे खेत जाना है, मैं मार्केट नहीं जा पाऊंगा, आई हैव टू गो टू फील्ड, तो मैं समझ लूंगा तुम हल्के में बात कर रहे हो, तुम्हें जाना मतलब पक्का नहीं जाना है। अगर तुमने बोल दिया कि आई हैव टू गो टू फील्ड, इसका मतलब क्या होगा कि तुम पक्का जाओगे, तब तुम्हें नहीं बोलूंगा मैं भैया मेरे साथ चलो, समझ गया ना। आपको अगर हल्के में बोला तो एम टू, इज टू, एम टू, आर टू होता है, ठीक है, इज टू, एम टू, आर टू। अब कहाँ कहाँ लगता है मालूम है, इज किसके साथ लगता है, इज, एम, आर, तो इज टू, एम टू, आर टू का मतलब होगा कि करना है लेकिन पक्का नहीं करना है, कुछ पता नहीं है, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं कि मैं इस काम को करूंगा, केवल बता रहा हूं मुझे पढ़ना है। मैंने बोला चलो यार काम को, तो टीवी देखते हैं, मैच आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे पढ़ना है, तो क्या होगा, आई एम टू स्टडी। आई एम टू स्टडी मतलब मुझे पढ़ना है लेकिन पूरे मन से नहीं पढ़ना है। अगर आई हैव टू स्टडी इसका मतलब मुझे पढ़ना ही है या पढ़ना पड़ता है। अब बोलूं भैया काम करो चलो थोड़ा खेलते हैं शाम को, तो शाम को खेलते क्या बोलेंगे, मुझे काम करना पड़ता है, मैं शाम को नहीं खेल सकता, आई कांट प्ले, ठीक है, आई कांट प्ले इन द इवनिंग बिकॉज आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे कपड़े धोने हैं, ठीक है। तो ही, सी, इट या नाम साथ में हैज टू और आई, वी, देख साथ में हैव टू का यूज होगा। चलो सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे वर्बली पूछ लेते हैं आपसे, उसे पत्र लिखना है तो क्या होगा, हाँ हाँ, ही हैज टू राइट अ लेटर। अब उसे पत्र लिखना तो हमें पता थोड़ी है कि कौन सा पत्र लिखना है। अगर पता होता भाई कि स्पेशल पत्र लिखना है या जिसके बारे में मैंने कहा तो वही पत्र लिखना है, तो हम क्या लिख देते, ही हैज टू राइट द लेटर, है ना, द लेटर। अब दा और दी कब बोलते हैं, अगर बॉवेल है लगा है, बॉवेल साउंड से कोई हम वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसमें दी बोलेंगे, दी एलिफेंट, दी ऑनियन, दी ऑनियन बोलेंगे, ऑनियन, ठीक है। और क्या बोलेंगे, दी आउल, क्योंकि सब में उसमें बॉवेल साउंड आ रहा है, वहां पर दी बोलेंगे, टी एच ई, दी। और दा कब बोलेंगे, दी को दा तब बोलेंगे जब बॉवेल नहीं है, किसी वर्ड में बॉवेल जुड़ा नहीं है, उसको हम बॉवेल साउंड से उच्चारण नहीं कर रहे, प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दा,
ठीक है, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस क्या हो सकता है, मुझे लिखना ही है, तो क्या होगा, आई हैव टू राइट, मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। उसे लिखना है, ही हैज टू राइट, उसे लिखना ही है, ही हैज टू राइट। ठीक है, अगला पास्ट में क्या होगा, उसे लिखना था, ही हैड टू राइट। अगर हल्के में बात होगी तो उसे लिखना था, तो ही वॉज टू राइट, शी वॉज टू राइट, राम वॉज टू राइट। और लिखना ही था या लिखना ही पड़ता था तो क्या होगा, ही हैड टू राइट, उसे लिखना पड़ता था। मुझे वहां जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू देयर, आई हैड टू गो टू देयर, मुझे वहां जाना पड़ता था। मुझे यहाँ आना पड़ता था तो क्या होगा, आई हैड टू कम हेयर। मुझे निर्णय लेना पड़ता था तो आई हैड टू टेक दिस डिसीजन, हो गया। अगला देखिए, विल हैव टू कब होगा, फ्यूचर के लिए, पड़ेगा के लिए। मुझे घर जाना पड़ेगा, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी आपको घर जाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, आई। अब आई विल हैव, आप चाहो तो आई शैल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सीधा आई विल हैव टू गो टू हाउस या आई विल हैव टू गो टू होम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें घर जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू हाउस या होम। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए, शुड, मस्ट और ऑट टू का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। शुड का मतलब चाहिए का अर्थ में होता है, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, और ऑट टू का भी मतलब होता है चाहिए। लेकिन तीनों में फर्क क्या है, शुड जो होता है वो सुझाव दिया जाता है, सुझाव देने के लिए, कोई सजेशन देने के लिए आप शुड करेंगे। जैसे आपको अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, तो यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। अब इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में नहीं है, तुम्हें उसकी मदद कर देनी चाहिए। वो बहुत बड़ा आदमी, पैसे वाला है, फिर भी तुम्हें उसकी मदद कर देनी चाहिए, सुझाव है। और मस्ट का मतलब होता है कि ही चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी ही चाहिए, यानी बच नहीं सकते हैं, तो यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड, यानी तुम्हारे मित्र की दशा बहुत खराब है, बहुत जरूरी है मदद करना। तो जब जरूरी है कि जरूर करनी चाहिए, जरूर के लहजे में आ जाए तो मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यू शुड टेक हिम टू हॉस्पिटल, ठीक है, यू शुड टेक हिम टू हॉस्पिटल, तुम्हें उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है ना। तो शुड हल्के में हो गया, सुझाव दिया गया, भाई बीमार है उसको अस्पताल ले जाना चाहिए। और कहीं ज़्यादा बीमारी है तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट टेक हिम टू हॉस्पिटल, तुम्हें अवश्य हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ले जाना ही चाहिए। और ऑट टू का क्या होता है, इसमें मॉरल ऑब्लिगेशन प्रकट होता है। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य इसमें होता है। नैतिक कर्तव्य मतलब जिसको ना करने से आपकी थू थू हो सकती है, आपकी बदनामी, आपकी बेइज्जती हो सकती है ना। जैसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, उसमें ऑट टू लगेगा क्योंकि नैतिक कर्तव्य है ना। तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, हो गया। तुम्हें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, हो जाएगा। ठीक है, तो ऑट टू वहां लगता है जहां पर मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, नैतिक कर्तव्य होता है। मान लो कोई बूढ़े बुजुर्ग आपके घर पर हैं, बीमार हैं, अब उनको तो आपकी सेवा करनी ही चाहिए ना, तो वहां पर नैतिक कर्तव्य होगा, यू ऑट टू सर्व योर ग्रैंडपा, ग्रैंड मदर, ठीक है, इस टाइप से। और भगवान की हमें प्रार्थना करनी चाहिए, यू ऑट टू प्रे, हाँ यू ऑट टू प्रे गॉड, आपको गॉड की प्रार्थना करनी चाहिए, यू वर्शिप टू गॉड, आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसा हो गया। अब अगला देखिए, नीड, डेयर, यूज टू और वुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, देखते जाइए आप लोग। नीड का मतलब क्या होता है, नीड का मतलब होता है जरूर, जरूरी, आवश्यक। यू नीड टू डू दिस वर्क, आपको ये काम करने की जरूरत है, जरूरत है इसका मतलब होगा। यू नीड टू गो टू योर होम, आपको घर जाने की जरूरत है। लेकिन नेगेटिव में नीड के साथ में आपको नीड के साथ नॉट लगाएंगे, लेकिन टू का यूज नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, यू नीड नॉट टू डू दिस वर्क, आपको काम करने की जरूरत है, यू नीड नॉट डू दिस वर्क, यू नीड नॉट राइट दिस, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव में तो आप, अफर्मेटिव में तो नीड के साथ टू लगाएंगे, लेकिन नेगेटिव में आप नीड के साथ में नॉट लगाएंगे, उसके बाद टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, ध्यान देना है। डेयर माने हिम्मत, चुनौती भी होता है, साहस है ना, तुम्हें ये काम करने की हिम्मत है तो क्या होगा, यू डेयर टू डू दिस वर्क, तुम्हें काम करने की हिम्मत है, साहस है, यू 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 डेयर टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की हिम्मत है, तुम्हें हिम्मत है। ठीक है, उसमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं, तो क्या होगा, क्या होगा, he dare not talk with me, he dare not talk to me,
उसमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। यू डेयर टू क्रॉस दिस रिवर, आपको उस नदी का पार करने की हिम्मत है, ठीक है। यूज टू का प्रयोग होता है पास्ट में हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए, भूतकाल में हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए यूज टू का यूज हम लोग करते हैं। तो कैसे हो जाएगा? किया करता था, हुआ करता था, जाया करता था, सोया करता था, खाया करता था, पिया करता था, ठीक है, उसमें यूज टू का प्रयोग होगा। जैसे कि मैं यहां आया करता था, क्या होगा? आई यूज टू कम हियर। मैं इसे लिखा करता था, आई यूज टू राइट दिस। मैं वहां जाया करता था, आई यूज टू गो देयर। मैं ये मैच खेला करता था, हाँ, आई यूज टू प्ले दिस मैच, मैं मैच खेला करता था, ठीक है। अब वहीं पर आप कभी कभी कोई काम किया करते थे, ये यूज टू कंसिस्टेंसी दिखाता है, ठीक है, कंटिन्यूअस काम दिखाता है, ये कंटिन्यूअल दिखाता है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअल है। मतलब मान लीजिए शराबी लोग हैं, बहुत लोग काम पर जाते हैं शाम को, ठीक है, मेहनत मजदूरी के काम करते हैं और शाम को आकर एक दुकान पर जरूर मिलते हैं वो लोग, 2-4 शराबी लोग पक्का मिलते हैं, उनका एक अड्डा होता है वहाँ पर। तो बोलेंगे मैं इस दुकान पर रोज आया करता था, तो क्या हो जाएगा? आई यूज टू कम टू दिस शॉप डेली। अब डेली ना भी लगाओ ना तो भी समझ में आ जाएगा कि रेगुलर, आप रेगुलरली यहाँ पर आया करते थे। और कभी कभी आया करता था तो क्या होगा? आई वुड। अब वुड के साथ में टू नहीं लगेगा, ध्यान दो। आई वुड कम हेयर, इसका मतलब मैं यहाँ कभी कभी आया करता था। आई वुड राइट दिस लेटर, मैं ये पत्र कभी कभी लिखा करता था। आई वुड टेक दिस ड्रिंक, मैं इस ड्रिंक को कभी कभी पिया करता था, ठीक है। आई वुड मीट हिम, मैं उससे कभी कभी मिला करता था। वुड लगा देंगे ना, पास्ट टेंस में क्लियर हो जाएगा। तो यूज टू और वुड का ये यूज होता है। मेरे ख्याल से ये क्लास आपके लिए बहुत बेहद जरूरी रही और आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बेस पर आप सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं। कम से कम 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, एक एक स्टेप करके ABCD जो मेरा प्रोसेस रहा है उसके अंतर्गत समझते जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी है, ठीक है। कम से कम 2-3-4 दिन लगातार इसको आप पढ़िए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और सेंटेंस जैसे मैंने बताए हैं इसी प्रकार के और भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप खुद से बनाइए और खुद से सीखिए, ठीक है। फिर अगले में और हम अच्छा बेहद ही इससे भी बहुत बेहतरीन फॉर्मूला लेकर आते हैं। मात्र आपको 10 दिन का ये, ठीक है, अटेंड कर लेनी है क्लास। उसके बाद में आप अच्छा खासा बेसिक लेवल पर बोलना शुरू कर देंगे। फिर हम एडवांस लेवल की बात करेंगे। एडवांस में क्या होगा, इतने रूल नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी इंग्लिश सीखने के लिए नॉर्मल बेसिक ग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो कितने ग्रामर की जरूरत पड़ती है? ये पहली क्लास है और एक सेकेंड क्लास होगी बस, ठीक है। इसके बाद आपको जो है नॉर्मली हम ऐसे सिखा देंगे बोलने के लिए, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, 10-5 सेंटेंस बुलवा लेते हैं आपसे, ठीक है। मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम ए स्टूडेंट। तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी थे, यू आर ए स्टूडेंट। तुम एक विद्यार्थी होंगे, यू विल बी ए स्टूडेंट, ठीक है। अब हैज है हैड वाला कर लेते हैं, विल हैव वाला कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारे पास कार नहीं है, यू हैव नो कार या डू नॉट हैव ए कार। यू डू नॉट हैव ए कार या यू हैव नो कार। मेरे पास किताब है, मेरे पास बुक है, आई हैव ए बुक। मेरे पास बुक नहीं है, आई हैव नो बुक या आई डू नॉट हैव ए बुक। इस तरह से होगा, ठीक है। उसके पास बुक नहीं थी, उसके पास बुक नहीं थी, हाँ, he did not have a book या he had no book, ठीक है। उसके पास घर नहीं था, he had no house, he had no house या he did not have a house, ठीक है। उसके पास घर होगा, he will have a house। उसके पास घर नहीं होगा, हाँ, he will not have a house या he will have no house, ठीक है। मेरे पास टीचर होंगे पढ़ाने के लिए, मेरे पास टीचर होंगे तो क्या होगा? मेरे पास टीचर होंगे, आई विल हैव अ टीचर। मेरे पास टीचर नहीं होंगे, आई विल नॉट हैव अ टीचर या आई विल हैव नो टीचर। ये क्लियर हो गया। उसके बाद में कैन कुड विल बी का भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं पढ़ सकूंगा, आई विल बी एबल टू, ध्यान दो, मैं पढ़ सकूंगा क्या होगा? आई विल बी एबल टू रीड। अगर कोई खास किताब पढ़ना है तो रीड, अगर काफ़ी चीज़ों का अध्ययन करना है, ठीक है। मैं स्कूल जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो टू स्कूल। मैं मार्केट जा सकूंगा, हाँ, मैं मार्केट जा पाऊंगा, सेम, आई विल बी एबल टू गो टू मार्केट। मैं जा पाऊंगा, जा सकूंगा, एक ही है, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। मैं मार्केट जा सका, आई कुड गो टू मार्केट, आई कुड गो टू मार्केट। मैं मार्केट जा सका या जा सकता था। मैं इस बॉक्स को उठा सका, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स
या मैं इस बॉक्स को उठा सका, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, हाँ, तुम वहां जा सकते हो, हाँ, तुम इसे भेज सकते हो, यू कैन सेंड इट। तुम यहां आ सकते हो, हाँ, तुम यहां आ सके, हाँ, तुम वहां जा सकते थे, गो देयर, ठीक है, जा सकते थे, जा सके। चलो अगला करते हैं, हैज हैव हैड वाला, विल हैव वाला, ठीक है। मेरे पास कार है, रीना के पास कार है, रीना के पास कार नहीं है, हाँ ठीक है, रीना हैज़ नो कार, रीना डज नॉट हैव अ कार, ठीक है। और रीना के पास कार होगी, रीना विल हैव ए कार, रीना के पास कार नहीं होगी, हाँ, रीना विल हैव नो कार या रीना विल नॉट हैव ए कार, ये आपको ध्यान देना है। और रीना के पास कार थी, रीना हैड ए कार, रीना के पास कार नहीं थी, रीना हैड नो कार, रीना डिड नॉट हैव अ कार, ठीक है, ये करना है आपको। कभी भी भूल करके हैज हैव हैड के साथ में नॉट नहीं लगाना है, तुरंत बाद में हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। चलो इसको कर लेते हैं। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ या आई हैव टू वॉश क्लॉथ। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है, ही हैज़ टू कुक फूड, ठीक है, ही हैज़ टू कुक फूड। उन्हें खेलना पड़ता है, दे हैव टू प्ले, दे हैव टू प्ले, उन्हें खेलना पड़ता है। हमें नहाना पड़ता है, हमें सुबह नहाना पड़ता है, वी हैव टू बाथ इन द मॉर्निंग, हमें सुबह तड़के नहाना पड़ता है, वी हैव टू बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। मुझे सुबह सैर पर जाना पड़ता है, हाँ, वी हैव टू गो फॉर ए वॉक, वी हैव टू गो फॉर ए वॉक, वी हैव टू गो टू नहीं लगाएंगे क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं ना, कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं, हम किसी जगह पर नहीं जा रहे हैं। अगर जगह जाएंगे तो गो टू के बाद में फिर हम, ठीक है, स्थान लिखेंगे। जैसे मैं टहलने जा रहा हूं तो क्या होगा, आई एम गोइंग, मैं टहलने जा रहा हूं, कंटिन्यूस में जाएगा, है ना। आई एम गोइंग टू, क्या होगा, आई एम टू गो फॉर ए वॉक, क्योंकि किसी जगह नहीं जा रहा हूं, मैं किसी विशेष एक्टिविटी करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं पिकनिक पर जा रहा हूं, आई एम गोइंग ऑन पिकनिक, आई एम गोइंग टू पिकनिक नहीं, आई एम गोइंग ऑन पिकनिक, क्योंकि किसी जगह को नहीं जा रहा हूं, मैं पिकनिक में जा रहा हूं, मैं किसी विशेष एक्टिविटी में शामिल हो रहा हूं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। उसे वहां जाना पड़ेगा, देयर, उसे वहां जाना पड़ेगा। तुम्हें यहां आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर, उसे वहां जाना पड़ा था, ही हैड टू गो देयर, उसे वहां नहीं जाना पड़ा था, ही हैड नॉट, उसमें चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही हैड नॉट नहीं, गलत, वही वाला फार्मूला लगाइए, ठीक है। ही डिड नॉट हैव टू गो देयर, उसे वहां जाना नहीं पड़ा था, यही वाला इसमें भी होगा, समझ गए। आपको ये काम करना है, यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें काम नहीं करना है, क्या होगा, यू डू नॉट हैव टू डू दिस वर्क, वही फार्मूला इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। तुम्हें काम नहीं करना, क्या होगा, यू डू नॉट हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। लेकिन इसमें आपको डज नॉट, डू नॉट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे कि उसे यह पत्र लिखना है, तो ही हैज टू राइट दिस लेटर, और उसे पत्र नहीं लिखना है, ही डज नॉट हैव टू राइट दिस लेटर, ठीक है, ही डज नॉट हैव टू राइट दिस लेटर, ठीक है। इस तरह से अगला देखिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, क्योंकि कोई पक्का नहीं है, अगर आपको पक्के के लिए लिखना है तो मस्ट, तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, और तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, मतलब कि उसके किए बिना, वहां जाए बिना मामला गड़बड़ हो सकता है, तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि वहां पर कोई कांड हुआ है, कोई दिक्कत हुई है ना, तो यू ऑट टू गो देयर, मतलब तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, नैतिक कर्तव्य है। अगर वो नहीं करोगे तो नुकसान हो सकता है, बहुत बेइज्जती हो सकती है, थू थू हो सकता है ना, तो वहां पर ऑट टू लगाएंगे। और ये वाला तो आपने पढ़ ही लिया है, नीड, डेयर, यूज टू, वुड टू, ठीक है। फिर भी कर लेते हैं, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है,
यस, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट टू में नहीं लगाएंगे नेगेटिव में, ठीक है। तुम्हारी ये काम करने की हिम्मत है, यू डेयर टू डू दिस वर्क, ठीक है। तुम्हारी ये काम करने की हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट, हाँ, डू दिस वर्क। अगला हो गया, यूज टू का प्रयोग कैसे करेंगे? मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज टू गो देयर। मैं यहाँ आया करता था, कम हेयर। मैं उसे पीटा करता था, आई यूज टू बीट हिम। मैं उसे खिलाया करता था, फीड हिम, आई यूज टू फीड हिम, खिलाना। और मैं खाया करता था, आई यूज टू ईट दिस, मैं इसे खाया करता था। और मैं कभी कभी खाया करता था, आई वुड ईट इट। मैं कभी कभी वहाँ जाया करता था, आई वुड गो देयर। वो कभी कभी यहाँ आया करता था, ही वुड कम हेयर, ठीक है। दैट्स एनफ फॉर टुडे। सो अगले क्लास तक के लिए बाय बाय। लाओ बताते हैं। देखो यहाँ से होगा, पहले ऐसे हो जाता था, यहीं से इसको ऊपर करो ऐसे,